तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अमरीश शुक्ल। वैसे आपसे रोज मुलाकात आजकल हो रही, संयोग बड़ा अच्छा है। मेरे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं कि प्रतिदिन मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूं, बातचीत होती है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और बहुत बढ़िया से आप लोग एकदम से बढ़िया जवाब देते हैं। आप सबकी तैयारी देख के बहुत खुशी भी होती है। तैयारी को जितना आप करेंगे उतना कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आप जिस समय नहीं पढ़ रहे हैं, जिस समय आप बहाना बनाए हैं कि मेरी तबीयत खराब है या मुझे ये काम है या मेरे ऊपर ये समस्या है, उस समय भी कोई पढ़ रहा है आपकी ही सीट के लिए। तो प्लीज सावधान हो जाइए और इस युद्ध के मैदान के लिए स्वयं को तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक शार्प होंगे, तेज होंगे और परीक्षा में कम से कम प्रश्न गलत करेंगे। अगर आप 120 दिन का कोई बैच लेना चाहते हैं, 6 महीने का बैच लेना चाहते हैं, क्विक रिवीजन बैच लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जैसे सेशन प्रोफेसर, किसी भी भर्ती का बैच हो, एक ही नंबर है 9628959237। इसी नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में उतर आइए। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस रीति मुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पर धावन कहा है? तो ये प्रश्न है बहुत आसान, लेकिन अधिकतर लोग इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। आपको क्या करना है, सही करना है। थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर दें, बताइए। तो सबसे पहला आज का सवाल है, ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखिए, जैसे आप रसखान को सवैया के लिए जानते हैं, वैसे रीतिकाल में एक कवि हुए जिनको हम बोधा कहते हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी सवैया लिखा है। और इन्होंने ज्यादातर सवैया लिखा है, उसमें प्रेम है। क्या देखने के लिए मिलता है उसमें? उसमें प्रेम देखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरू हो गया। तो यहां हम बात कर रहे थे बोधा की। बोधा क्या है, एक ऐसे कवि हैं। अब याद कैसे रहेगा कि बोधा इसके सही उत्तर होंगे? देखिए, एक कवि आपको मिलेंगे घनानंद और एक मिलेंगे बोधा, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। दोनों प्रेम के बहुत बड़े कवि हैं। देखिए, प्रेम की जो लता होती है वो घनी होती है, ऐसे याद रखिएगा। तो घनानंद को हम कैसे घनी से याद रखेंगे? प्रेम की लता घनी होती है, और प्रेम जो होता है वो बोध होता है। यानी आप तलवार की धार पर जब दौड़ेंगे तो क्या होगा? आपको बोध होगा, अरे ये तो बहुत नुकीली चीज है जिस पे मैं दौड़ रहा हूं। तो प्रेम की धार पर ये कहा गया ना, लोक की लाज और सोच प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दो, गांव के गेह को देह को ना तो स्नेह में हाथों करे पुनि सोऊ, और बोधा सुनीत निबाह करे, बोधा सुनीत निबाह करे, धर ऊपर जाके नाही सिर होऊ, लोक की भांति डेरात जो मीत तो प्रीत के पड़े परे न जानी को। लोक की लाज और सोच प्रलोक को वारिये प्रीत के ऊपर दो। वो कहते हैं कि अगर आप प्रेम की बात करते हैं और लोक लाज की भी बात करते हैं,
और आप स्वर्ग की भी बात करते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, तो आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम करने के लिए तजीव दोनों को छोड़ना पड़ेगा, लोक लाज भी छोड़नी पड़ेगी, और आपको स्वर्ग और नरक का जो भी इस तरह का आपके मन में चल रहा है उसको भी तजना पड़ेगा, तब जाके प्रेम मिलता है। प्रेम इतना आसानी से नहीं मिल जाता है। बहुत ही बड़े कवि हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने लिखा है। चलिए, तो यहां पर ये रहा इनका पहला। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, और परेउ दंड जीमि धरनी तल दास न जाई बखानी बखानी। यह पंक्ति पूछा गया है रामचरितमानस के किस कांड से है? सजल नयन तन पुलक निज, सजल नयन तन पुलक निज, अब देखिए इसको अगर हम देखें, अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया, वह दंड की भांत पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बिहबल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये मैंने इसका हिंदी में अर्थ बता दिया कि इसका हिंदी में अर्थ जो है वो हो रहा है, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परे उदंड जीम धरनी तल दशा न जाई बखानी। उसके ईश्वर, उसके भगवान उसके सामने आ गए, अब उसकी आंखों में आंसू एकदम भराया और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कौन? अयोध्या कांड। देखिए यहां पर सारे कांडों को आप अच्छे से याद रखिए, और किस कांड में क्या प्राप्त होता है यह भी हमको मालूम होना चाहिए। तो रामचरितमानस में देखिए यहां पर 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। तो कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा घाट है और कौन सा घाट नहीं है। तो मैं आपको 4 घाट का नाम बता रहा हूं। राजघाट, पनघट, गौघाट, पंचायती घाट, रामघाट। 1 2 3 4 5। आपको कमेंट करके यह बताना है कि रामचरितमानस में इनमें से कौन सा घाट नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा घाट नहीं है, तो साथियों इसमें राम घाट, आपका कोई घाट रामचरितमानस में नहीं है। तो साथियों अभी 100 प्रश्नों की यात्रा है, तो हमने कहा कुछ जड़ी बूटी हम भी ले लें। तो यहां रामघाट जो है वह कोई घाट नहीं है। राजघाट, इसे ज्ञान का घाट कहा गया। पनघट जो है इसे उपासना का घाट कहा गया। पंचायती घाट, इसे कर्म का घाट कहा गया। गौघाट, इसे दैन्य घाट या प्रपत्ति का घाट कहा गया।
तो इस प्रकार से सभी के अपने अपने घाट हैं। एक और मजेदार बात यहां पर आपको मालूम होनी चाहिए कि रामचरितमानस में कितने मार्मिक स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो रामचरितमानस में मार्मिक स्थल कितने हैं बताइए आप सब। अगर इनके मार्मिक स्थलों की बात करें तो राम का अयोध्या ताग और पथिक के रूप में वन का गमन, यानी वन गमन जो है यह पहला और महत्वपूर्ण है। यहां दूसरा कौन सा है? चित्रकूट की सभा और भरत का मिलन। तीसरा क्या है? सबरी का आतिथ्य। चौथा क्या है? लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लग जाता है और राम का विलाप करना। और पांचवा क्या है? भरत की प्रतीक्षा कि राम आएंगे। तो ये 5 प्रकार के जो घाट हैं, और 4 प्रकार के घाट, 5 प्रकार का रामचरितमानस में मार्मिक स्थल, और इसमें जो प्रमुख संवाद हैं। एक प्रश्न यहां और पूछा जाता है कि किस कांड में संवाद नहीं है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है। तो लगभग सभी घाटों में या सभी उसमें संवाद हैं, लेकिन केवल किष्किंधा कांड ऐसा है जिसमें कोई भी संवाद नहीं है, किसी से संवाद नहीं है। रामचरितमानस की जो शुरुआत होती है वह शिवजी सती को यह कथा सुनाते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। और शुरुआत में वो वर्णन कहां का कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं, यहां शुरुआत होती है। वाल्मीकि रामायण से कथा का विकास तो लिया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण से सभी कुछ उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने सीता का परित्याग रामचरितमानस में नहीं लिया है। उन्होंने इसके अलावा संबूक का वध भी रामचरितमानस में नहीं लिया है, क्योंकि तुलसीदास के अनुसार यह आदर्श रूप को नहीं स्थापित कर रहा था। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, अवधी कौन सी अवधि में लिखा है? तो तुलसीदास ने अलग अलग रचनाएं अलग अलग तरीके से लिखी हैं। जैसे बरवे रामायण जो है वह पूर्वी अवधि में, रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा, रामचरितमानस बैसवाड़ी अवधि या साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधि तो ठीक है, लेकिन अवधि में क्या है? तो बैसवाड़ी है या फिर साहित्यिक अवधि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? आप सब जानते हैं कि भक्तिकाल के उदय को लेकर अनेक तरह की मान्यताएं हुई कि भाई भक्तिकाल का जो जन्म है वो कैसे हुआ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की धारणा बताई। एक थे ताराचंद, इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत में अरब नहीं आते तो ऐसा नहीं होता, यानी कि अरबों की देन। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई इस्लाम के आक्रमण से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अगर भारत में इस्लाम नहीं भी आया होता तो भारत का 12 आना वैसा होता जैसा कि आज है। यानी 4 आना उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो 4 आना में मैं आपको मान सकता हूं। अब भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास 12 आना में क्या क्या है? तो भाई आप देखिए, नाथ पंथ है, सिद्ध साहित्य है, उधर रासो काव्य परंपरा है, फागु काव्य परंपरा है आदिकाल की। तो उससे हम वीर काव्य से आगे जब बढ़ रहे हैं, भक्ति में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका भी काफी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अरबों की देन किसने कहा? ताराचंद ने कहा। बाह्य आक्रमण रामचंद्र शुक्ल। प्रतिक्रिया का परिणाम जो है यह भी कहा गया। और
भक्ति पराजय की क्षति का पूरक, भक्ति की पराजय का क्षति का पूरक यह गुलाब राय का है, यह ध्यान रखिएगा जरूर। तो गुलाब राय ने क्षतिपूरक का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत दिया। और यह काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। क्या कहते हैं कि पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षति पूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। यानी आपको अगर थप्पड़ मार दिया जाए तो या तो आप गाली देंगे या तो एक थप्पड़ मारेंगे। जो क्षति हो उसकी पूर्ति किसी न किसी माध्यम से करेंगे, और उस समय अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने मन में गांठ बना लेंगे कि अगर तुम हमारे तरफ दिखाई दे दिए ना तो वहीं तुम्हारा मुंह कूंच डालेंगे। मतलब अपने अंदर कुछ ना कुछ हम लेकर जाएंगे इस तरह से। तो यहां हमारा जो राइट आंसर है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा सूफी काव्य धारा से है कि सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का बंध प्रयोग में हुआ है। सूफी कवियों से संबंधित प्रश्न है, आसान सा सवाल है। देखिए यहां पर एक कवि हुए जिनको हम नूर मोहम्मद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नूर मोहम्मद के नाम से जानते हैं। इन्होंने दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का बंध प्रयोग किया है। अगला सवाल, कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाह थर थराती सोतन फिरे फरफराती धन माही, यह किस कवि की रचना है? कत दिखाए कामिनी दई, कत दिखाए कामिनी दई, अब यहां पर पूछा गया है कि किस कवि की रचना है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। बिहारी लाल को बच्चन सिंह ने, बिहारी लाल को बच्चन सिंह ने क्या कहा है? बिहारी लाल और गुलाम नबी। देखिए बिहारी लाल की बात करें तो इन्हें बच्चन सिंह ने कहा कि ये क्लासिकल कवि हैं, यानी कि अभिजात्य वर्ग के कवि हैं। ठीक है, बिहारी लाल ने कहा। अब यहां एक आता है कि सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी भी एक नाम आता है। अब आपको टिक लगाना है कि इन दोनों में एक सही है, या तो सैयद गुलाब नबी सही है या तो बिहारी लाल सही है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा सैयद गुलाब नबी। इनका पूरा नाम क्या था? तो आप जानते हैं इनका पूरा नाम रसलीन था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? रसलीन था। सैयद गुलाब नबी इनका नाम था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। सैयद मोहम्मद बकार इनके पिता का नाम है और अपने हरदोई जिला के रहने वाले थे। अब अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। रसलीन की रचना अंग दर्पण है जो बहुत प्रसिद्ध है, और यह इनकी जो पंक्ति है वह भी कई बार पूछी गई है। तो ये रसलीन है सैयद गुलाब नबी। वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? देखिए वल्लभाचार्य से कुसूर परम कृष्ण का, यहां तक तो वल्लभाचार्य के थे।
नंद की छत पर गाय चराने गए, तो यहां पर नंद जो है उनमें नहीं थे। निम्न प्रेमाख्यानक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? चलिए बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए, दरअसल यहां पर एक रचना है रस रतन। किसकी रचना है? कुहकर की रचना है। तो रस रतन में क्या किया गया है कि प्रेमाख्यानक रचना है, फिर भी सूफी मान्यताओं का इसमें परिपालन नहीं किया गया। सूफी मान्यताएं क्या है कि भाई इसने मसनवी शैली का प्रयोग होगा, उस समय जो साहेब वक्त होंगे उनका वर्णन किया जाएगा, और जो अल्लाह है उनका वर्णन होगा, पैगंबर का वर्णन होगा। इसके अलावा अवधी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, दोहा चौपाई छंद में लिखा जाएगा। कथा कैसी होगी? तो कोई हिंदू राजा रानी की कथा होगी। इसके अलावा जो प्रेम होगा वो किस प्रकार का होगा? या तो प्रत्यक्ष दर्शन पर प्रेम होगा। प्रत्यक्ष दर्शन वाला प्रेम वही कि बारात में जाओ, ऊपर छत पे खड़ी रहे वो, और तुरंत उसको देख के प्रेम हो जाए, तो ये प्रत्यक्ष दर्शन वाला प्रेम हो गया। स्वप्न दर्शन, स्वप्न में एकदम बातचीत हुई रही दोस्तों से कि शादी में जाएंगे और जो है वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं आएंगी, तो मैं एक जानता हूं, तो किसी की चर्चा सुना और स्वप्न में उसका चेहरा आ गया, तो उससे प्रेम हो गया। पूर्व राग इसे कहते हैं, जिसको आपने आज तक देखा ही नहीं और केवल गुड़ कथन के आधार पर किसी से प्रेम हो गया। तो सुआ तोता आया, बताया कि यार क्या बताएं मित्र, बहुत सुंदर कन्या है, और एकदम से आप जो है केवल उसके रूप रंग आकार को सुनकर ही आप उससे प्रेम कर बैठे, यानी पूर्वाराग का प्रेम है ये, जिसमें केवल गुड़ कथन के आधार पर प्रेम कर लिए। तो ये सारी अवस्थाएं थी जिन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सूफी काव्य में प्रेम हुआ करते थे। इन सारी अवधारणाओं से अलग हटके रस रतन पुहकर की रचना है, इसलिए राइट हो गई। अगला सवाल है, निम्न रचनाकारों को उनके मूल नाम से सुमेलित कीजिए। मूल नाम से इनको क्या करना है भैया? मिलान करना। देखिए अभी एक नाम तो हम लोगों ने ले लिया था, सैयद गुलाब नबी। रसखान का सैयद इब्राहिम, जकी जगन्नाथ दास, और कलाधर जयशंकर प्रसाद, ये इनके नाम है। हाँ, अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? देखिए रीतिकाल के प्रवर्तन में बड़ा झोल है। झोल कैसा है? देखिए रीतिकाल का जो प्रवर्तन हुआ वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भैया, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो रीतिकाल का प्रवर्तक है वो चिंतामणि त्रिपाठी है, जबकि उम्र में इनसे बड़े केशवदास थे। तो केशवदास को क्यों नहीं कहा इन्होंने? क्योंकि केशव जो है वो अलंकारवादी कवि थे, और रीतिकाल की जो अविचल परंपरा है रस से संपादित होती है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को न प्रवर्तक कह के चिंतामणि त्रिपाठी को कहा। फुलवा भार न लय सकै, कहे सखिन सो रोए, और ज्यो ज्यो भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। अब सोचिए कि मतलब फूल का वजन जो नहीं सह पा रही है, क्या अद्भुत कल्पना है कवि की। फुलवा भार न लय सकै, कहे सखिन स्यों रोए, और जो जो भीजे कामरी, त्यों तो भारी होए। अब ये पंक्ति आप देखिए, अब इसको देखिए, फुलवा भार न लय सके, कहे सखिन सो रोए, और जो जो भीजे कामरी, त्यों तो भारी होए। अगर इसको थोड़ा सा कोई दिमाग लगा लेगा तो ये सवाल सही हो जाएगा। जो जो भीजे कामरी, जो जो भीजे कामरी, जितना ज्यादा कर्ज लिया जाएगा उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा, ये इसका अर्थ है।
तो ध्यान रखिएगा कि जितना ही अधिक ऋण लिया जाएगा उतना ही वो बढ़ता जाएगा। यह पंक्ति किसके विषय में है? कुल मिलाकर यह क्या है? लोकोक्ति है। क्या है ये? यहां से अगर यहां तक देखें, जो जो भीजे कामरी त्यो तो भारी होए, ये एक लोकोक्ति है। तो इसमें एक ऐसा भी कवि है जो उस समय की प्रचलित लोकोक्तियों को उन्होंने स्वीकार किया है, उस समय की लोकोक्तियों को लिया है अपने काव्य में। और वो कवि कौन है? कबीर दास है। तो कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो जो भीजे कामरी त्यो त्यो भारी होए, तो एक प्रकार की ये लोकोक्ति भी है। जितना आप ऋण लेंगे उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। अति हठ मत कर बाबरे, हठ से बात न होए, और जो जो भीजे कामरी त्यो त्यो भारी होए। कालक्रम के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम लगाइए। पद्मावत, मृगावती, चित्रावली और मधुमालती। देखिए ये सारी रचनाएं आप जानते हैं कि सूफी काव्य से संबंधित हैं। कहां से संबंधित हैं? सूफी काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। अब इन रचनाओं की तिथि आपको मालूम होनी ही होनी चाहिए। खास करके जैसे 1540 है, ये तो आपको मालूम ही होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। सूफी काव्य में जैसे यहां पद्मावत है, तो पद्मावत 1540 में लिखा गया। मृगावती 1501 में लिखी गई। चित्रावली, चित्रावली जो लिखी गई 1613 में लिखी गई। और मधुमालती यह कब लिखी गई? यह भी 1545 में लिखी गई। अब यह महत्वपूर्ण और मुख्य रचनाएं हैं। यहां पर इन रचनाओं की डेट आपको याद करा देते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। पद्मावत 1540, ठीक है, 15 पा से पद्मावत, पा से 15, ठीक है, तो पा से 15, पा से पद्मावत 1540 तरह से याद करना है। मृगावती, मृगावती भी 15 है। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि मृगावती 1501। मृग, मृग जो होता है वह एक एक घास को चुनकर खाता है। क्या करता है? एक एक घास को चुनकर खाता है। तो एक इसका जरूर याद रखिएगा, मृग क्या करता है? एक एक घास को चुनकर खाता है, यानी 1501, एक जरूर याद रखिएगा। चित्रावली, देखिए चित्र देखकर कब प्रसन्न होता है युवा? वो 13 साल से 16 साल तक का जो युवा है, 16 साल से 13 साल तक का जो युवा है, वो चित्र देखकर बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। मनी मन सुहारा, मने मन मुरब्बा। तो 16 से 13। इसके बाद जो मधुमालती है, ये याद रखना है कि पद्मावत के 5 साल के बाद की रचना है। इसको जरूर याद रखिएगा, इसकी डेट 5 साल बाद की रचना है। ठीक है, अगला। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? देखिए, सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। दरअसल एक रचनाकार हैं जिन्होंने त्रिवेणी लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी लिखा, जिसमें उन्होंने जायसी, सूर और तुलसी का वर्णन किया। तीनों भक्तकाल के कवि। तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं। स्वाभाविक है कि तुलसीदास काव्यशास्त्र की जो संस्कृत वाली परंपरा थी, उसके निर्वहन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का हो जाता है। अगला सवाल। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? देखिए, हर एक कवि का अपना एक उद्देश्य होता है लेखन का। तुलसीदास ने क्यों किया था? स्वांतः सुखाय के लिए किया था। ठीक है, स्वांतः सुखाय के लिए। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? बहुत आसान सा सवाल है।
ये हो गया अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। अब अगर इनकी बोलियों को हम देखें तो अब यहां पर हम अभ्रंश देखें, सौरसेनी अभ्रंश, अर्धमागधी अभ्रंश, मागधी अभ्रंश। इसमें एक अभ्रंश ऐसा भी है जो और भी मजेदार है। कौन सा अभ्रंश है? जिसे हम पहाड़ी हस, इसको लेकर बड़ा विवाद रहता है कि पहाड़ी का जन्म किससे हुआ है और हस का जन्म किससे हुआ है। यानी पहाड़ी को ही देखें केवल कि पहाड़ी का जन्म किससे हुआ है। आप सब बताइए, सौरसेनी से हुआ है या खस से हुआ है? इसका जवाब दीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि पहाड़ी का जन्म सौरसेनी से हुआ है या खस से हुआ है? कोई जवाब देगा? खस से। लेकिन इसका जो जन्म है वह सौरसेनी से भी किसी ने माना है। इसका जो जन्म है वो सौरसेनी से भी किसी ने माना है। ये आप कमेंट करते रहिए। अगला सवाल, स्वनिम का अर्थ क्या है? स्वनिम का अर्थ क्या है? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्वनिम किसे कहते हैं। इसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अब ये क्या होता है, किसी भाषा की उच्चरित उच्चरित ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वनिम कहते हैं। राइट आंसर डी। निम्न में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में लोक साहित्य मिलता है। अवधी का अपना बहुत प्रचंड या बहुत विराल साहित्य है। बघेली ऐसी बोली है जिसका अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं मिलता है। ब्रज भाषा है ही है, विशिष्ट भाषा है। अवधी विशिष्ट भाषा है। खड़ी बोली विशिष्ट भाषा है। इसमें बघेली जो है, जो कि बघेल खंड की भाषा है, पूर्वी हिंदी से इसका जन्म माना जाता है। ये है। अगला सवाल, उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण है। अब देखिए इसका क्या है, इचु यशाणाम तालु या। अब देखिए हिंदी में या और व, और संस्कृत में या व र और ल, इन चारों को अर्धस्वर कहा जाता है। किस भाषा में अर्धस्वर इसको कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा में ये चारों अर्धस्वर हैं। और वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल या और वा को ही अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, देखिए वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि वर्णमाला से सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अरुणदीप ने सही जवाब दिया। भोला शंकर ने सौरसेनी अभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म माना है। तो हिंदी में य और व अर्धस्वर हैं, संस्कृत में य व र ल अर्धस्वर हैं। ठीक है, य हिंदी में जो इसकी व्यवस्था की गई उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको भी समझ लेते हैं। तो कहा गया कि यह अर्धस्वर है, तो जहां पर भी अर्धस्वर आए वहां पूर्ण स्वर को रखा जाए। जहां पर भी अर्धस्वर आए वहां पर पूर्ण स्वर को रखा जाए। जैसे हमने कहा गया, तो गया के स्थान पर उन्होंने क्या कहा, गए आप कर सकते हैं, यानी य के बदले ए। तो इस प्रकार से, लेकिन जो मूल शब्द है, हम अगर बहुवचन बनाएं तो मूल शब्द नहीं खोना चाहिए, मूल शब्द उसका वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सवाल, निम्न में से एक तथ्य असत्य है। चलिए बताइए साथियों,
कर्मवीर पत्र के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। असत्य है। बताइए, फटाफट देखिए। देखिए यहां जो पत्रिका है दिनमान, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके संपादक सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञेय हैं, अज्ञेय, जबकि यहां रघुवीर सहाय लिखा है। पहल आजकल दिल्ली से प्रकाशित होती है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब सही है। बस यहां पर दिनमान जो है वो अज्ञेय के द्वारा संपादित होती है। हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक हैं। अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले संपादक इसमें से कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा, एक ही नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें पूरा संविधान का जो वर्णन है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए 343 343 में क्या कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसके बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा और 10 साल तक इसी तरह से हिंदी प्रयोग में होती रहेगी। तो ये 340 में इस बात को, सॉरी 344 में इस बात को कहा गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया? 46 में कहा गया जो संघ के लिए शासकीय भाषा है उसका यहां पर वर्णन 346 में देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर सभी अनुच्छेद 345 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधान मंडलों की भाषा क्या होगी, यानी जैसे आपका विधानमंडल है यूपी का, इसमें कौन सी भाषा में बातचीत होगी, कामकाज किया जाएगा। तो विधान मंडलों की भाषा का वर्णन कहां मिलता है? तो 345 यानी 345 में मिलता है। ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी? तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब तो सबको मालूम होना चाहिए। देखिए यहां पर 1961 इसका राइट आंसर है। तो राजभाषा विधायी आयोग, राजभाषा विधायी आयोग 1961। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग दोनों का जो समय 1961 है। पूछा जाता है कि इनमें से यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? तो राजभाषा विधायी आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? विधायी आयोग। तो विधायी आयोग है, विधायी में विधान लिखा हुआ है, तो ये किससे हो जाएगा? विधि मंत्रालय जो आपका है उसके अधीन काम करता है। विधायी मतलब विधि मंत्रालय। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, शब्दावलियां किसके काम में आएंगी? शिक्षा मंत्रालय के काम में आएंगी, शिक्षा के काम में आएंगी, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा ये? यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो कौन किसके अधीन कार्य करता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बताएं। एक भाषा की परिभाषा है यहां पर। भाषा वह साधन है, भाषा
वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? राइट आंसर है कामता प्रसाद गुरु एक। हाँ, एकदम सही बात रीतू जी। पहले ये 65 और फिर 75 में ये बदल गया था। यानी राजभाषा अधिनियम 1963 में आया, संशोधित 67 में हुआ, राजभाषा संकल्प 68 में आया, और प्राकृतिक पाठ जो आता है 73 में आता है, राजभाषा नियम 1976 में आता है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। राजभाषा नियम 1976 में ही कार्यालयों के 3 वर्ग बनाए गए थे कि किस कार्यालय को काम किस भाषा में करना है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? फंक्शनल संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? ध्यान रखिएगा, लेनार्ड ब्लूमफील्ड। ठीक है, ब्लूमफील्ड। जैसे आप एक गाड़ी देखते हैं, फील्ड क्या नाम है उसका, बुलेट, रॉयल इनफील्ड। तो इनफील्ड क्या करती है, धक 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 धक, जिधर जाती बोलती ही रहती है। वैसे ये भाषा किस प्रकार की संरचनात्मक भाषा है? तो ये अभी जिधर जाएंगे ब्लूमफील्ड बिल 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 करते रहेंगे। ठीक है, वैसे याद रखिएगा संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? लेनार्ड ब्लूमफील्ड है। ये प्रश्न थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा करते हैं। यहां क्या करना है, सुमेलित करना है। पंक्तियां हैं, मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का, कोठरी में लौ जलाकर दीप की, गिन रहा होता महाजन सेत की, मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है, इन दिनों की दुहार है, कभी धंगा है, कभी धंधा है, दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। अब यहां पर ये काफी अच्छी और नवीन पंक्तियां आपको दिख रही हैं, इसका मिलान करना है। तो 3 1 4 2। मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का, नागार्जुन की पंक्ति है। कोठरी में लौ जलाकर दीप की, गिन रहा होता महाजन सेत यज्ञ की है, मगर समय गवाह है मेरी बेचैनी के आगे भी राह है, ये धूमिल की है। तो ये आपका सुमेलन हो जाता है। अगला सवाल, काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया? अब देखिए यहां सारे सप्तकों के नाम आपको मालूम होने चाहिए कि कौन किस सप्तक में आता है। ठीक है, तो अनाम गुरुप्रभा, भारत भूषण विलास, ये आपके पहले सप्तक के कवि हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है दुष्यंत कुमार। किसी सप्तक में इनका नहीं मिलता रूप, मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए। प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर और केदारनाथ सिंह। अगला सवाल, शैल निर्झर न बना हता भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जलनिधि अंक आह, वैसा ही हूं पाखंड, ये पाषंड, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? देखिए ये पंक्तियां आपको देख के ही लग रहा होगा कि शैल निर्धर न बन जा, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। अगला सवाल, केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ वंशी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित हैं? केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ वंशी और बसंती हवा इसमें संकलित हैं। देखिए उनकी बहुत ही प्यारी एक कविता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था, निम्न में से यह कथन किसका है? समालोचना का, देखिए आचार्य रामचंद्र। समालोचना का विकास आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत भारतेंदु युग में होता है, उसके बाद इसका शास्त्रीय रूप में जो विकास होता है वह द्विवेदी युग में होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन यही है कि हिंदी में प्रकार से भट्ट और चौधरी जी ने इसका किया था सूत्रपात।
किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? छायावाद के कवि हैं, आप लोग उनका नाम जानते होंगे, और छायावाद के 4 आधार स्तंभों में भी उनका एक बड़ा नाम है। राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ये सभी धाराओं में आपको मिलेंगे। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद की जो व्याख्या है, एक व्याख्या आप ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। छायावाद की एक परिभाषा जो है वह पूछी ही जाएगी। तो छायावाद की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे बाजपेयी के कथन। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया जाता है। छायावाद, ये जयशंकर प्रसाद का था। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, महादेवी वर्मा का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन नगेंद्र का है। तो यहां जो प्रश्न है वह क्या है, डॉक्टर नंदुलारे बाजपेयी का कथन हो जाता है। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? मानव तो प्रकृति के सूक्ष्म व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। तो यहां पर सौंदर्य शब्द व्यक्त सौंदर्य से देखेंगे तो जो दुलारे होते हैं उनका व्यक्त सौंदर्य घर वाले खूब बताते हैं, हमारा भैया ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा है, इस तरह से लोग करते रहते हैं। तो व्यक्त सौंदर्य नंदुलारे बाजपेयी से याद रखना है। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार कौन? केदारनाथ सिंह। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा ने हर तरह के उपन्यास लिखे हैं, और इसमें जो एक उपन्यास है मृगनयनी तो ऐतिहासिक है, टूटेकर स्नान नहीं है। भुवन विक्रम राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है भुवन विक्रम। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? झुनिया। झुनिया क्या है? बहुत यथार्थवादी और आधुनिक नारी पात्र है। अगला, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। ध्यान रखिएगा, किसी को भी सेठते नहीं है, तो ऐसे याद रखिएगा। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र को घासलेटी साहित्यकार कहा था। ठीक है, और प्रकृतिवादी साहित्यकार भी हैं। ठीक है, और प्रकृतिवाद के जनक कहें तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जोला है। जोला कैसे याद रखेंगे कि आपको भाई नेचर बचाना है, प्रकृति बचाना है, तो झोला लेके जाइए। तो प्रकृतिवाद के जनक कौन हो जाएंगे? जोला हो जाएंगे, जोला। ठीक है, और वही प्रकृतिवादी साहित्यकार भी ये माने जाते हैं, और यहां पर जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। निम्न में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है। कौन सी कृति है जो नहीं आती है इसमें? आंचलिक उपन्यासों में। देखिए यहां पर, अब यहां परती पर कथा आती है, सागर लहरें और मनुष्य आती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बलसनमा इसका नागार्जुन का, उन्हीं का है बलसनमा।
नागार्जुन ने इस रचना को लिखा है, एक प्रतीक है अत्याचारों से उपजे विद्रोह का, जो धनाढ़ समाज के अत्याचारों की कारुणिक कथा कहता है। बलसनमा का भाग्य उसे उसी कसाई जमींदार की भैंस चराने के लिए विवश करता है, जिसने अपने बगीचे में एक कच्चा आम तोड़कर खा जाने के अपराध में उसके पिता को एक खंभे से बंधवा कर मरवा डाला था। बहुत ही कारुणिक कथा है बलसनमा नागार्जुन की। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्म मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपयुक्त कथन किस निबंध का है? देखिए, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, गुण आश्रय परिणाम, यानी गुण की बात किसमें की गई है? जैसे आप श्रद्धा करेंगे, प्रेम करेंगे, तो सारे गुण उसके देखेंगे कि नहीं? तो यह श्रद्धा और भक्ति से संबंधित है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र है? समझिएगा। नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और चंद्रावली नाटिका। डिसलॉयल्टी यहां भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखा है उसमें कई प्रकार के नाटक उन्होंने लिखे, जिसमें प्रहसन, भाण भी लिखा, नाटिका लिखा, लास्य रूपक लिखा, गीत रूपक लिखा, प्रहसन लिखा। इस तरह से उन्होंने कई रचनाएं की। एक रचना उन्होंने लिखा है भारत दुर्दशा। ये अपने आप में एक अप्रतिम नाटक है। इसमें सारे पात्र जो हैं वो काल्पनिक हैं, यानी कि कोई भी वास्तविक पात्र नहीं है। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया। इसे रासक या लास्य रूपक कहा जाता है। रासक या लास्य रूपक कहा जाता है इस रचना को, भारत दुर्दशा को। इसे पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भी कहा जाता है। प्रथम मौलिक राजनैतिक नाटक भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, 1880 में लिखा गया। अगला, मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, साहित्यकार उसके कौन है? मित्र संवाद। अब देखिए, मित्र रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद रखिएगा। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, मित्र संवाद। देखिए, रामविलास शर्मा भी वाम पक्ष से हैं और केदारनाथ जी भी, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। इन रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? नहुस, द्रोण पर, हनुमान नाटक, उत्तर प्रियदर्शी। चलिए, ये नाटक हैं सभी, ठीक है। और इस सवाल का जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रतिदिन में एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, प्रतिदिन एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। पिछले सवाल का उत्तर भी अधिकतर लोगों ने नहीं दिया था, यह सवाल आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहेगा? जो उस पर काम किया है। आदिकाल पर अच्छा काम किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था। यहां राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला सवाल, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और इस रचना में क्या मिलता है?
देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास क्या है? यह 12वीं सदी की रचना है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राजगद्दी को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन है। 203 छंदों में रचना लिखी गई है और बुद्धिरास और पंच पांडव रास भी इनकी रचनाएं हैं। तो बाहुबली इस दुनिया में वही सबसे ज्यादा है जिसकी ज्यादा सालियां। अगला, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। आसान सवाल है। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? इतिहास ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवाज नहीं, नो वॉइस। चलिए, हम लोगों की आवाज कौन दबा सकता है भाई? बहरहाल अब आवाज कोई नहीं दबाएगा। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये तो सभी लोग इसका जवाब दे ही देंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, आसान सा सवाल है। देव। क्या है? देव। अगला सवाल, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? देखिए ये, अब आपको आज मैं ये देखिए कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को आपको याद रखना है। चलिए आज मैं ये सिद्धांत आपको याद करा दूंगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। देखिए मैंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र को जब भी पढ़ाया बहुत इमेजिनेशन पावर से पढ़ाया है, पढ़ना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। जैसे इलियट यहां एक नाम है, तो इलियट को मैं कैसे पढ़ाता हूं? इलियट को मैं पढ़ाता हूं कि बेटा ये इल्ली है। इलियट क्या है? इल्ली है। ठीक है, इल्ली मैंने बना दिया, इल्ली बना दिया। इल्लियां क्या होती हैं? बड़ी बेदर्दी होती हैं। क्या होती? बहुत बेदर्दी होती है। बेदर्दी बालमा तुझे मेरा मन याद करता है। तो ये किसी को याद नहीं करती, ये बहुत निर्वैयक्तिक होती हैं, जिसके खेत में गई पूरा का पूरा खेत चौपट कर दी। बस अब ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इल्लियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो इल्लियां जो होती हैं बहुत निर्वैयक्तिक होती हैं। अभी आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और सिद्धांत हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत क्या है? बहुत आसान है। इनके गुरुजी ने कहा कि जो कवि है, क्योंकि इनके गुरुजी प्लेटो आत्मावादी चिंतक थे, उन्होंने कहा कि कवि नकलची और चोर है, उसको समाज से भगा दिया जाना चाहिए, राज्य में उसको रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कवि जो लिखता है रचना, वो ईश्वर सत्य है, ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया संसार है, उस संसार की नकल करके कवि क्या करता है? कोई रचना लिखता है। इस प्रकार से जो कवि की रचना है वो सत्य से 3 गुना दूर है। और कवि क्या करता है कि वो अपनी प्रेरणा से रचना नहीं करता, वो कविता की एक देवी है म्यूजिस, जिनकी कृपा से वो कविता लिखता है। जिसकी कृपा म्यूजिस की हो गई, म्यूजिस की कृपा जिसके ऊपर हो गई, वही कविता लिख सकता है। तो इसलिए कवि नकलची और चोर है, उसको समाज से भगा देना चाहिए। एक बार सोचिए तो सही भी है। अब मान लीजिए किसी कवि की पत्नी छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई,
तो स्वाभाविक है कि वो बेचारा दुखी रहेगा और पत्नी के भागने की कविताएं लिखेगा। लेकिन जिसकी पत्नी नहीं भागी है वो उस कविता की क्यों पढ़ेगा? तो बहुत सारे लोग श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर अपने कमरे में लगाना अच्छा नहीं समझते, कहते हैं उनकी बहुत सारी नायिकाएं प्रेमिकाएं थी, ऐसे हमारा पति भी बिगड़ जाएगा, बगड़ेला हो जाएगा। तो यहां पर जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, कवि जो है वो नकलची या चोर नहीं है, वो केवल क्या करता है, जो संसार है उस संसार से बनाया गया जो भी रॉ मटेरियल है यानी कच्चा तत्व है, उसी कच्चे तत्व को क्या करता है, नया रूप दे देता है। कैसा नया रूप देता है कि मान लीजिए जो शेर आपके ड्राइंग रूम में रखा गया है वो इसलिए आपको भयावह नहीं लग रहा है, उससे आपका बच्चा नहीं डर रहा है, क्योंकि कवि ने या किसी कलाकार ने उसको उस तरह से बना दिया है कि उसमें भय खत्म हो गया। अगर आप किसी शेर को पिंजरे में देखें तो बड़ा भयावह डरावना लगता है, लेकिन उसी शेर को कार्टून के जैसे प्रस्तुत करने का काम एक कलाकार का होता है। तो क्या करता है, समाज से रॉ मटेरियल लेता है और अपने अनुसार उसको कर देता है, यानी कि वो अनुकरण है, अनुकृति है काव्य। तो इस प्रकार से उनका एक अनुकरण सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहां पर और भी सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत हो गया, विरेचन सिद्धांत है। विरेचन सिद्धांत का मतलब क्या है कि जैसे आप फिल्म देखने जाइए, तो फिल्म देखने जाएंगे तो सिंपलीफिकेशन, साधारणीकरण किसका होगा? अब मान लीजिए एक व्यक्ति अपने प्रेमिका के साथ फिल्म देखने गया है और एक व्यक्ति बेचारा अकेला गया है फिल्म देखने के लिए। अब उसमें आलिंगन का सीन आ गया, आलिंगन का दृश्य आ गया। जो अपने प्रेमिका के साथ बैठा है वो तो बढ़िया कंधे पे उसके हाथ रख लेगा, बाहों में भर लेगा, कहे देखो प्रिय कितना अच्छा दृश्य है। लेकिन जो बेचारा अकेले गया है या अपने पुरुष मित्र के साथ गया है तो वो तो साधारणीकरण नहीं कर पाएगा, सिंपलीफिकेशन। अगर उसके जीवन में कभी प्रेमिका रही है तो उस पल को याद कर सकता है, सिंपलीफिकेशन कर सकता है, साधारणीकरण कर सकता है। उसके जीवन में कभी वो घटना नहीं घटी तो सिंपलीफिकेशन नहीं कर सकता। तो यहां क्या मामला है कि सिंपलीफिकेशन, साधारणीकरण जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर का जो मनोविकार है वो निकल जाता है, वो मनोविकार निकल जाता है। यानी अगर आप रो दिए तो मन आपका साफ हो गया। तो जो विरेचन सिद्धांत वो क्या कहता है कि जो काव्य है उसमें से जो खराब चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उसको आप सिंपलीफाई करके, साधारणीकृत करके या किसी न किसी तरीके से उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा उनका विरेचन सिद्धांत हो गया। अब यहां कुछ और सिद्धांत है, जैसे क्रोंचे का। क्रोंचे का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम अभिव्यंजनावाद के नाम से जानते हैं, अभिव्यंजनावाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रोंचे, अभिव्यंजना। देखिए क्रोंचे का मतलब क्या होता है, कौवा। ठीक है, कौवा। कौवा क्या करता है, हमेशा इसके लिए अभिव्यंजना होती है, मतलब हमेशा। कैसे, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल बोल। अब हमेशा कौआ को मालूम है कि नहीं कि झूठ बोलने पे काटना है कि नहीं काटना, लेकिन हमेशा उसे जहां भी अभिव्यंजना की बात आती है कहते हैं अरे यार कौआ की तरह कांव कांव मत करो, ये कौवे के जैसा काला है। तो जहां भी अभिव्यंजना की बात आती है वहां कौवा का आता है। हमने कौवा किसको लिया, क्रोंचे यानी कि क्रो से लिया, तो क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद हो गया। ठीक है, मूल्य सिद्धांत किसका है, वो रिचर्ड्स का है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक सिद्धांत है डैनियल बेल। अब बताइए आप कि डैनियल बेल ने कौन सा सिद्धांत दिया। डैनियल बेल ने जो सिद्धांत दिया यह किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, डैनियल बेल का। देखिए जो बैल होता है, हम बेल से किसको समझेंगे, बैल के पास कोई भी विचारधारा नहीं होती है, तो मतलब विचारधारा का अंत, डैनियल बेल, ये तुरंत आपको याद हो जाएगा। जैक देरिदा। अब देखिए देरिदा, अगर किसी जैक मतलब जोंक, किसी को जोंक काटेगी तो उसको बहुत दर्द होगा, और दर्द होते होते क्या हो जाएगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी।
मनुष्य की मृत्यु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि किस घोषणाकर्ता ने कौन सी घोषणा की, मतलब सबने एक घोषणा की। तो डैनियल बेल ने कहा विचारधारा का अंत, इनकी एक घोषणा है ये। इसी तरीके से जैक दरिदा ने कौन सी घोषणा की, यह पूछा जाता है। सिद्धांत नहीं पूछ रहा हूं, क्या घोषणा इन्होंने की। तो जैक दरिदा ने घोषणा की कि मनुष्य की मृत्यु हो गई, मनुष्य नहीं जीवित बचा। तो अब कैसे याद रखेंगे, किसी जोंक ने काटना चालू किया, दर्द से मनुष्य की मृत्यु हो गई, इस तरह से आपको याद रहेगा। लायन ट्रिलिंग, लायन ट्रिलिंग। अब पूछेगा कि लायन ट्रिलिंग ने कौन सी घोषणा की, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कोई लायन, कोई शेर लेखक को खा जाएगा तो क्या होगा, लेखक का अंत हो जाएगा, लेखक का अंत। लायन ट्रिलिंग ये क्या करेगा, ये छोड़ेगा नहीं, मतलब पूरा ऐसे चबा चबा के निगल जाएगा अंदर। लायन ट्रिलिंग, लेखक का अंत हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से रोला बार्थ, रोला बार्थ, इन्होंने भी कहा लेखक का, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, लेखक की मृत्यु हो गई, लेखक की मृत्यु। ध्यान रखिएगा, बर्थ से मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी संभव है। लेकिन अब कोई लायन, कोई शेर खाएगा तो अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। रोला बार्थ, जो बर्थ लिया, जिसका बर्थ हुआ, जिसका जन्म हुआ है, जो जन्म जो जिसका हुआ है, वो उसकी मृत्यु भी संभव है। तो रोला बार्थ का जो घोषणा है वो है लेखक की मृत्यु, रोला बार्थ। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। इलियट, इलियट का बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कौन सी घोषणा की, एक बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इल्लियां क्या करती हैं, एक तो निर्वैतिक होती हैं, और ये क्या करती हैं, उपन्यास का अंत भी कर सकती हैं, उपन्यास का अंत भी कर सकती हैं। यानी कि अगर किसी उपन्यास में इल्लियां लग गई तो खा के पूरा सफा चट कर देंगी। तो इस तरह से याद रखना है, इलियट का उपन्यास का अंत भी यह हो जाएगा। यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला सवाल, बांधा था बिद को किसने इस काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए, अब बताइए। एक उसको क्या कहते हैं रील आती है, उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है अब बोल बे, तो अब बोल बे। यहां क्या है, रूपक में भी अतिशयोक्ति है। क्या है, रूपक में भी, जहां उपमेय का उपमान पर आरोप रहे, भेद रहित, अभेद रहित आप रूप, मतलब कोई अंतर ही न रहे, तो वहां ये हो जाता है। अगला, काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं, यह कथन किसका है। चलिए थोड़ा आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है। अस्तित्ववाद के प्रथम, कीरकेगार्ड। अस्तित्ववाद, ध्यान रखिएगा, आपके सामान का अस्तित्व है कि नहीं, ये कब तक रहेगा, ये गार्ड के भरोसे। ये हमारा ट्रिक हो गया। कैसे याद रहेगा, कीरकेगार्ड, कीरकेगार्ड अस्तित्ववाद, इस तरह से याद रखना है। अगला सवाल, लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है। लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है। देखिए, लॉन्जाइनस का यह है कवि की प्रतिभा को, कवि की प्रतिभा को उन्होंने क्या माना है, औदात्य का, इनका औदात्य सिद्धांत है। अगला सवाल, स्त्री विमर पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है। तब्दील निगाहें बहुत महत्वपूर्ण है। निहार ललमिनिया, गोमा हस्ती है इत्यादि रचनाएं किसकी हैं, खुली खिड़कियां, ये मैत्रेयी पुष्पा की हैं, अभी हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं साहित्य अकादमी की। 51 का डी। निम्न में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण के अभेद माना है। ठीक है, राजशेखर। कौन है, राजशेखर। विशेषो गुणात्मा, राजशेखर। देखिए, जो राज के शेखर हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही विशेष गुणात्मा वाले हैं,
ध्यान रखिएगा, विशेष गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण को अभेद माना है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसे क्या कहते हैं? च्युत संस्कृत दोष कहते हैं। जैसे राम वचन सीता बोला, क्या कहते हैं हम? राम वचन, तब राम वचन सीता बोला। अब यहां पर सीता बोला तो हो नहीं सकता, सीता बोली कहना चाहिए। तो जिसमें च्युत संस्कृत दोष होता है, जहां व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न होता है, यानी व्याकरण का नियम वहां सेट नहीं हो पाता, व्याकरण की दृष्टि से वो गलत होता है। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। अरे कितना सुपर फास्ट चले भैया, एक्सीडेंट करवा देना चाहते हो? भड़बड़ा जाएं, कैमरा वैमरा से लड़ जाएं, खोपड़िया फूट जाए? आराम आराम से करो, सोने की जल्दी नहीं है बबुआ। अभी आप लोग जाके सीधे सो जाओगे, अभी हमको खाना बनाना होगा। पनीर लाए हैं गुरु, आज बढ़िया पनीर बनेगी और रोटी। दिल्ली में खूब तगड़ी बारिश हो रही है, दरवाजा खोल के कुछ देर बारिश देखेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पाश्चात्य समीक्षा में कला काल के लिए सिद्धांत सबसे प्रबल समर्थक कौन है? बताइए। डॉक्टर ब्रैडले। किसका है? डॉक्टर ब्रैडले का। अगला सवाल, निम्न कथनों से संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, सौंदर्यालंकार शब्दार्थो सहितो काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य सात्मा ध्वनि, ये आपका है। चलिए, सौंदर्यम लंकार, फटाफट बताइए। चलिए, तो यहां पर जो साथियों राइट आंसर होगा 2 4 1 3। सौंदर्यम अलंकार वामन का कथन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह का है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडितराज जगन्नाथ का है, काव्य सात्मा ध्वनि ही ये आनंद वर्धन का है। ठीक है, अगला सवाल, पश्चिम में किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन अथवा पुनः निर्माण माना है? ये बताना है। अभी अभी हमने बताया था अनुकृति, ये अरस्तु ने माना है। क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण या विलायती उत्थान किसने माना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। हाँ बबुआ, हम दिल्ली से लाइव हैं, आगे लीजिए। निम्न में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है? आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, श्री रामानुजाचार्य। बाद में तुलसीदास भी इसी धारा को अपना लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? ध्वनि काव्य, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसी रचना को उन्होंने ध्वनि काव्य माना है जिस रचना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, भ्रमर गीत। दरअसल भ्रमर गीत में ही, जो भ्रमर गीत परंपरा है, यह किसमें मिलती है? तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक के द्वारा, भक्ति काल को अच्छे से पढ़िएगा, सूर सागर में। तो सूर सागर कृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना गया है। ठीक है, इसे उपालंभ काव्य किसने कहा है? इसे उपालंभ काव्य किसने कहा है? गुरु जो बता देगा उसको एक रसगुल्ला खिलाऊंगा। बताओ, बढ़िया एकदम काला जाम खिलाऊंगा, फटाफट बता दो कि भ्रमर गीत को सूरदास की जो रचना है उसे शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा, तो उपालंभ काव्य किसने कहा? तो भैया टीजीटी पीजीटी जो है आप, नगेंद्र ने कहा है, ले गुरु तुमको हम भिजवाएंगे कल रसगुल्ला। प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? ठीक है,
प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशील है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। प्रगतिवाद है मार्क्सवाद में प्रगतिशील होना है फ्राइडीवाद। प्रगतिवाद है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशील है आत्मा उत्थान की भावना में लगे रहना। प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना और प्रगतिशीलता है समस्त परंपराओं का अनुपालन करना। थोड़ा बड़ा कर दें, छोटा दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा हूं, बताओ। देखिए अंतर क्या है। प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना और प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। यह है, यानी मार्क्सवाद से अगर हम जुड़े हैं, राजनीतिक विचारधारा से बंधे हैं, तो प्रगतिवाद है। और प्रगतिशील हर व्यक्ति हो सकता है, जो भी फ्लेक्सिबल होकर सोचता है और यथार्थ पर काम करता है, वो सब प्रगतिशील है। हिंदी उपन्यासों की संरचना को मूल आधार रहे हैं। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार, यानी ये सारे उपन्यासों का जो आधार बनता है वो कहां से बनता है, फटाफट बता दीजिए। तो ये अंग्रेजी उपन्यास। देखिए सबसे पहले क्या है, अंग्रेजी उपन्यास जिनको आधार बनाया गया, और फिर अंग्रेजी उपन्यासों के बाद बांग्ला उपन्यास, बांग्ला उपन्यासों से फिर हिंदी उपन्यास तक की यात्रा पहुंचती है। यहां पर ऑप्शन अंग्रेजी उपन्यास होगा। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है। यानी रंगमंच के आधार पर इस नाटक को देखकर लिखा गया था। तो आधार पर लहरों के राजहंस, आप जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये जो इनके नाटक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर यह नाटक लिखा गया था। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है, यानी जिसमें प्रतीक व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। कामना। अब आप सब मुझे बता दीजिए, कामना किसका नाटक है। देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं। कामना नाटक, कामना, ज्योत्सना, इस तरह के नाटक खूब पूछे जाते हैं। कामना नाटक। दरअसल जो कामना नाटक है जयशंकर प्रसाद का है। कामना मानसिक भावनाओं को पात्र के रूप में प्रयोग करने वाला नाटक है। इस नाटक में भारतीय संस्कृति के ह्रास कारणों को दिखाया गया है। स्वर्ण और मदिरा की आसक्ति, भोगवादी प्रवृत्ति, नारी के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, स्वच्छंद प्रेम और पशु हत्या जैसे कारणों को यहां प्रमुखता से रखा गया है। ठीक है, इस नाटक में लीला विलास साथी हैं, विलास के साथ स्वर्ण और मदिरा के लिए लालायित हैं। यानी यहां पर प्रतीकों के माध्यम से, जैसे हमने भारतेंदु के नाटकों को देखा है, तो वहां पर यह कामना है। कामना में इस तरह के प्रतीकों को आधार बनाया गया है, जिसमें कामना मानसिक भावनाओं के पात्रों का प्रयोग करने वाला नाटक है। मानसिक भावनाएं जितनी होती उनको यहां पर प्रतीकों के रूप में रखा गया है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है। देखिए बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा लिखा है, खास करके रहस्य इनके यहां बौद्धिज्म या दुखवाद से प्रभावित है। भावुकता भरी रचना, रेखा चित्र इनके यहां मिलती हैं। खास करके इनकी रचनाएं किस विधा की हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, यह जरूर याद रखिए। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्न में किनके अनुकरण में। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, गौड़ी संप्रदाय। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करो को बरजे हम खात के किस खाने जाने वाले पदार्थ का अर्थ निकलता है। ठीक है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। चरण नखत वेद ग्रह, देखिए ज्योतिष में नक्षत्र के 4 भागों को चरण कहते हैं। हर चरण के नाम के 4 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, वेद, चरण, नखत, वेद ग्रह, और फिर वो कहते हैं जोरी।
ये कहां से लिया गया पद है? तो साथियों ये भ्रमर गीत से लिया गया पद है। भ्रमर गीत को में इसीलिए कहा गया है कि बहुत अच्छी उद्भावना दी गई है। तो क्या कहते हैं, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात, यह पंक्ति। तो कहते हैं कि नक्षत्रों की संख्या 27 है, वेदों की संख्या 4 है, ग्रहों की संख्या 9 है। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 40 होता है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, 27 4 और 9, 27 4 और 9 बराबर 40। अब इनको करने के बाद इसका आधा करिए, इसका आधा करिए, आधा करेंगे तो मिलेगा 20। अब वो कहती हैं कि गोपियां यही खा के मर जाएंगी। मतलब वो सीधा सीधा नहीं कहती हैं कि मैं बाबू ऐसा कर लूंगी। आजकल की प्रेमिकाएं क्या कहेंगी, मैं जहर खाने जा रही हूं, या मैं नस काटने जा रही हूं, या मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी ना। पहले तो गाना आता था कि कुआं में कूद जाऊंगी, कुआं में कूद जाऊंगी, लेकिन नायिका कूदती नहीं थी। अब तो भैया सही से ही कूद जा रही हैं। पहले कुआं में जो पैर ऐसे लटका के नायिका नाचती रहती थी, कूदती नहीं थी। अब क्या है कि बाबू के प्यार में नाखून काट ले रहे हैं, मूड़ी काट ले रहे हैं, खोपड़ी काट ले रहे हैं, जो भी हो रहा है काट डाल रहे हैं। तो उस समय भी ये स्थिति थी, उस समय भी स्थिति थी कि वो क्या करें, धमकी दे रही हैं, लेकिन वो धमकी सीधा सीधा नहीं दे रही है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता तो नहीं समझ पाता। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद वो मिल पा रहा है कि नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करे सो बनत अब खात, ये सब होने के बाद जो बचेगा वही मैं खा के मर जाऊंगी। ठीक है, तो पहले के बाबू सोना वाली स्थिति ये थी, पढ़ी लिखी होती थी। और आज तो सीधे कहती हैं कि लोग काट लिया, फोटो भेज दिया। हाँ वही बात है, क्या बताएं भाई। अगला, तो ये इसमें जवाब ले लेते हैं, विष होगा। रसखान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत ना ही सखी मोमन, ते मंद मंद मुस्कानी। आए तेरी मुस्कनिया पे मैं मर जावा। कितनी बढ़िया मुस्कान वाली बात है। कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत ना ही सखी मोमन, ते मंद मंद मुस्कानी। उसकी जो मुस्कान है मंद मंद, वो मुझे भूलती ही नहीं है। किसकी पंक्ति है, रहीम दास की है। ठीक है, देखिए स्त्रियां, लड़कियां खिलखिला के जब हंसती हैं तो बहुत सुंदर लगता है, और पुरुष ऐसे एकदम मतलब डूड बन के एकदम धीरे से मुस्कुरा दिए, वाह क्या बात है। लेकिन यह हंसी पता नहीं कहां गायब हो गई है। हर व्यक्ति इतना जल्दी समय से पहले गंभीर और बड़ा हो जा रहा है कि लड़कियों की खिलखिलाहट चली गई है, और पुरुषों की जो मुस्कुराहट है वो भी चली गई है। बेचारे सब टीजीटी पीजीटी में परेशान हैं। तो राइट आंसर होगा रहीम दास। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोरी दुई नैना चुए जैसे ओरी। इस 48 में आए ओरी शब्द का क्या अर्थ है? बरसे मघा झकोरी झकोरी। देखिए मघा, मघा क्या है, एक नक्षत्र का नाम है, नक्षत्र है जो वर्षा ऋतु में आता है, और मघा में खूब वर्षा होती है, ठीक, आषाढ़ में। अब यहां क्या है कि झकोर झकोरी, और दुई नैना जो है वो चू रहे हैं। कैसे चू रहे हैं, अब उसका वर्णन कह रहे हैं जैसे ओरी। तो छाजन से गिरने वाली जो पानी की धार होती है वो ओरी होती है। अब मुझे लगता है कि आज तो है ये, लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चे नहीं जानेंगे कि ओरी होता क्या है। अब वो जानते हैं कि पक्के घर से पाइप से जो पानी गिरता है, बस वही जानते हैं। ओरी उन्होंने नहीं देखा है। तो ओरी ये साहित्य में ही आपको मिलेगा। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा कितने की? तो ये आप जानते हैं, विट्ठलनाथ ने की। ठीक है, तो साथियों आज का ये आपका अंतिम प्रश्न था। 70 प्रश्न था, इसमें हमने करवा दिया। अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने या नए बैच में, या रिकॉर्डेड बैच, रिवीजन बैच में, या अपकमिंग वैकेंसीज के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। अब वो लोग रुकेंगे जिनको जीएस और जीके पढ़ना है, क्योंकि 30 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में 40 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है जीएस और जीके का। तो वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी अब समाप्त हुआ।
संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन, व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। जिसमें निष्कर्ष दिखाया जाता है उसको निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। अगला, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है कि आपके टीचिंग को बहुत आसान बना देती है। अब देखिए, जैसे हम एक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से एक कलम का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या जैसी भी हो, आप घर पे बैठ के पढ़ ले रहे हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोगिता और औचित्य का आधार क्या है, ये आपको यहां पर जवाब देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। देखिए, आपका क्लास में मन नहीं रहेगा अगर हमारी लर्निंग जो है वो स्किल अच्छी नहीं रहेगी, और स्किल बहुत अच्छी है लेकिन हम किसी भी प्रकार का टूल्स नहीं यूज कर रहे हैं। तो अगर हम किसी प्रकार का टूल्स यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अधिगम यानी कि जो लर्निंग है, जो सीखने वाली प्रक्रिया है, वो प्रभावी ढंग से आपको हम उसमें जोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, अधिगमकर्ता को निम्न में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? चलिए बताइए। अधिगमकर्ता का पूर्ण अनुभव, अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, अधिगमकर्ता के साथ समूह, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। देखिए, इन सब का आंशिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन पूर्ण प्रभाव किसका पड़ेगा? जो अधिगमकर्ता, जो पढ़ाने वाला है, उसका अनुभव कैसा है, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूं, यह मेरे पूरे स्किल पर निर्भर करता है। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निम्न में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, आधिकारिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। ये काफी महत्वपूर्ण है, बताइए। देखिए, ए राष्ट्रीय विकास में अवदान, ये ठीक है। विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, यानी कि वो वर्ल्ड लेवल पर काम कर सकें। विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल व्यवस्था विकसित करना, यह भी ठीक है। आधारिक सुविधाओं को इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, यह उपयोग वाला जो मामला है वो नहीं है। ए, बी और सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है? ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, यह क्या है? वैज्ञानिक चिंतन है। वैज्ञानिक चिंतन क्या करता है? चीजों को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है, यहां राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक चिंतन। अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे। ठीक है, तो कलात्मक विराम को समझें, श्रोताओं के मनोभावों को समझें, शांति संकेत को समझें, प्रति तर्क को समझें। अच्छे कक्षा संप्रेषक यानी बीच में कक्षा है और आप जो है अपने संप्रेषणों को कैसे, आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि आप कलात्मक विराम को समझें। ठीक है, अगला सवाल, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति में होती है? ठीक है, देखिए, जितना फैक्चुअल होगी, जितना तथ्यात्मक कक्षा होगी, किसी सूचना समृद्ध कक्षा, यानी मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं, सूरदास के विषय में कोई जानकारी दे रहा हूं, तो व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? वो कैसी होगी? गति रहित होगी? नहीं। संतार रहित होगी? जितना वो फैक्चुअल होगी उतना ज्यादा आनंद आएगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, वह क्या कहलाता है? यानी एक साथ जो सूचना हमको मिलती है वो क्या होती है? जनसंचार। यानी जैसे अभी सोशल मीडिया है, ये जनसंचार का एक माध्यम है। हम क्या कर रहे हैं? एक साथ कई लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं। तो संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं
को एक स्रोत के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है वह जनसंचार कहलाता है। प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है, प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है। ठीक है, प्रत्याशित उत्तेजना, यदि दार्शनिक संख्या 48 का द्विधारी समतुल्य 1100 है तो दार्शनिक संख्या 51 का द्विधारी समतुल्य क्या होगा। यहां देखिए बाइनरी नंबर से भी क्वेश्चन आपके यहां पूछा जाता है और इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूं, इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो गणना किसमें सीखता और किसमें करता है, इससे संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल, मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ठीक है, देखिए यहां पर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएएम है। तो रैम और रोम आपसे पूछा जाता है। मेमोरी सर्किट एक प्रकार का जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। एक मेमोरी को क्या करता है, बहुत दिन तक, बहुत मतलब जैसे आप कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तब भी वो सूचना को संग्रहित रखेगा, और एक जब तक बिजली है आपकी तभी तक वो मेमोरी में रखेगा, उसके बाद वो भुला देता है। ठीक है, तो रैम और रोम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब है जिससे आप चीजों को ढूंढते हैं। गूगल जैसे एक प्रकार का आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है। हम लोग साधारणतः एक ही सर्च इंजन यूज करते हैं, गूगल। ठीक है, तो गूगल में क्या है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, याहू भी है, बीइंग भी है, लेकिन जो क्रोम है ये ब्राउजर है, ये सर्चिंग ब्राउजर है। अगला, ब्लॉग क्या है, ऑनलाइन म्यूजिक, इंट्रानेट, ए पर्सनल या कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, ए पर्सनल या कॉर्पोरेट गूगल सर्च। ठीक है, यह क्या है, एक व्यक्ति अपनी सूचनाओं को कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जर्नल के रूप में प्रस्तुत करता है। मान लीजिए आपने एक अपना ब्लॉग बना लिया, उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं आप लिख दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में मैंने सूरदास के विषय में जानकारी लिखा, और उस ब्लॉग का जो लिंक है मैंने आपको, या उसका जो कीवर्ड है मैंने आपको शेयर कर दिया, आप आए और सूरदास के विषय में आपने जानकारी वहां से संग्रहित की, पढ़ी। तो ये ब्लॉग क्या होता है, पर्सनल या कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है, और इन फॉर्म ऑफ द ऑनलाइन जर्नल, ऑनलाइन के रूप में आपको यह प्राप्त होती है। निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यानी कि स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई आपकी कौन सी है। ठीक है, यहां क्या होता है, एमबी, केबी और फिर टेराबाइट। तो यहां टीबी है, टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ी इकाई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेराबाइट 84 का ए। संस्थाओं के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है, यानी उसके बीच में आपस में जो जुड़ा होता है उसको कैसे जोड़ते हैं, तो लैन होता है। लैन यानी एक कंप्यूटर से दूसरे और तीसरे सभी कंप्यूटर जिससे जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, कौन सा प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि से परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि से नहीं होती, बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपके बहुत सारे जो कारखाने उससे होती है। मीथेन जो होती है ये प्राकृतिक रूप से भी होती है और अप्राकृतिक रूप से भी होती है। जैसे मान लीजिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, और एक और देश है क्या नाम है उसका, डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है उसने क्या किया है कि भाई अब हम एक टैक्स लगाएंगे, और उस टैक्स में देखेंगे कि जो जितना अधिक जानवर पालता है उससे कार्बन क्रेडिट टैक्स लेंगे हम, क्योंकि जानवर क्या करते हैं, ये जुगाली जब करते हैं तो मीथेन गैस बनती है। धान के खेत जो पानी जो बड़ा रहता है उस दलदली क्षेत्र से भी मीथेन गैस बनती है, और ये बहुत हानिकारक होती है। तो मीथेन गैस जो है वो इस तरह की है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं,
कि ये प्रदूषक के रूप में आती है, कोयला जलाते हैं या आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलाते हैं तो वहां से भी ये मिल जाती है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल, प्राकृतिक विपदाओं के निम्न प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? किसका प्रारंभ और अंत नहीं होता है? देखिए यहां बहुत महत्व, विपदाओं में निम्न प्रकार किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता? भूकंप। भूकंप तो निश्चित इसका भी नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया रहता है कि ये 2 4 10 घंटा नहीं रहेगा। एक आइडिया कि भाई 2 मिनट रहेगा, 1 मिनट रहेगा, 4 मिनट रहेगा, एक ये तो हमको क्लियर है। ऐसा तक कोई भूकंप नहीं रहा जो पूरा 24 घंटे ऐसे हिलता रहे, निश्चित होता है। भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन निश्चित नहीं होता, लेकिन अंत मालूम होता है कि चलो अब खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं होगा, कि केवल खुलता ही खुलता रहेगा। प्रभंजन, हिरिकेन, जो ये मतलब इस प्रकार के जो तूफान वगैरह हैं, ठीक है, इनका पता लगा ही लेते हैं। सूखा, सूखा जो होता है ये हमको नहीं मालूम होता, एकदम नहीं मालूम होता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूखा। ठीक है, 88। हाल ही में आयोजित आईसीसी 2020 विश्व कप में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? आप जानते हैं भाई, बहुत दिनों बाद दक्षिण अफ्रीका जो है अपना, वो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचा और भारत ने इसको रौंद दिया। ठीक है, रोहित शर्मा की बदौलत, और हम लोगों ने खूब जो है एंजॉय भी किया था। तो दक्षिण अफ्रीका। भारत की नदियों में निम्न में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? प्रमुख स्रोत, देखिए हमारे यहां ट्रीटमेंट प्लांट तो बनाए गए हैं, लेकिन उसमें जो मल है उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो अशोधित जो वहित मल है वो प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो लघु उत्तरी उद्योग जो है ये नहीं है, ये जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है बी। निम्न में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? मानव को कैंसर किसके कारण हो सकता है? देखिए एक ऐसी चीज है जो हम अपने शरीर के अंदर लगातार ले रहे हैं, लेड, सीसा। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया ऐसा है कि हल्दी दूध पियो, हल्दी दूध पियो, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन हल्दी में देखिए तो लेड पाया जाता है, सभी प्रकार के हल्दी में नहीं। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि भाई आप हल्दी खुद खरीदिए, धुलिए, उसको सुखवा लीजिए और जाके खुद पिसाइए और लेकर आइए। हम जो बड़ी बड़ी कंपनियों का हल्दी का पैकेट लेके आते हैं उसमें क्या होता है, लेड होता है, सीसा होता है, और हम अप्रत्यक्ष रूप में क्या कर रहे हैं, इसको इंटेक कर रहे हैं, तो ये बड़ा घातक हो जाता है। तो यहां पर क्या है, सीसा जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है, ये इसका आधार है, वो है सीसा। कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और एरोसेल्स, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, बताइए। यहां राइट आंसर हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। दरअसल ये क्या है कि ऑक्सीजन और परमाणुओं से बने अणुओं का एक समूह है, SO2 के नाम से, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के नाम से जाना जाता है, और इसी के कारण क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जो रूप होता है वो थोड़ा सा अम्ल वर्षा, जैसे कहां अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा कहा जा रहा था कि जो आगरा का ताजमहल है उसका भी रंग कलर उतर रहा है, तो यहां पर जो अम्लीय वर्षा के लिए भी ये आधारित होता है, तो सल्फर ऑक्साइड जो है वो आपका आधारित होगा। ये रंगहीन तीखी गंध वाली अम्लीय गैस होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मीथेन का स्रोत है? अभी अभी हम लोगों ने मीथेन के विषय में बात किया था, तो जितने भी आर्द्र स्थल हैं जहां पानी जमा रहता है तो वो इसके लिए आधार हो जाते हैं। अगला सवाल, सूची का सम्मिलित करना है, यहां कुछ कृतियां हैं उनके साथ इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 2 4 3 1। देखिए भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, हर्ष की रचना नागानंद, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, शेखर राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी है। मोपला आंदोलन 1921 कहां हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 कहां हुआ था? देखिए इसका नाम ऑप्शन एकदम आपको मिल जाएगा। इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1921 में
यह केरल के मोपला किसानों के रैयत ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू किया था। जिंदा जलाने, हजारों नागरिक को जबरन कर देने से इंकार करते हुए मालाबार की धरती को हिंदू जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। तो यहां पर यह मालाबार किससे संबंधित है? ये आपके केरल से संबंधित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम एवं 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई है? देखिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना हुई थी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? बताइए। उत्पादन में तो ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। शेरे पंजाब के नाम से इसमें कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? अशांति का जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। अगला सवाल, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहां ध्यान रखना है, कथन सही नहीं है। उसे वही शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को है? नहीं। यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है? नहीं। यह धन विधेयक को संशोधित कर सकता है? नहीं। इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है? नहीं। यानी 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो साथियों, आज का ये जो एपिसोड है वो समाप्त होता है। आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। कल पुनः 10:10 पर इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के 120 दिन के बैच से जुड़ना चाहें तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी और टीजीटी पीजीटी अपकमिंग वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं, जो 6 महीने का बैच है, उससे जुड़ना चाहें तो 9628959237 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।